हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रुचि बिस्तर पर आलती पालती लगाए तकिए गोद में रखे आंसू बहा रही है। दीवार से लगा टेलीविज़न रंगीन तस्वीर बिखेर कर अपनी ओर आकर्षित करने के ढेरों जतन कर रहा है, किंतु नज़र टेलीविज़न पर गड़ी होने के बावजूद मन मस्तिष्क किसी और ही दुनिया में लीन है। झरझर बहते आंख के आंसू सुखाए नहीं सूख रहे। पल पल आंखों को पोंछते हाथ भी मानो अब थक कर अपनी लाचारी बयान कर रहे हैं। तकिया उठाकर आधी लेट बिस्तर पर मुंह दबाकर बिलखने लगी। प्रत्येक इंसान के रोने की भी अपनी एक सीमा होती है। कब तक भला कोई रो सकता है? क्रोध, द्वेष, अहंकार मनुष्य के मस्तिष्क का पतन कर उसको सही गलत में भेद नहीं होने देता। संसार की सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु इंसानी मस्तिष्क ही तो है। पल भर में इंसान को कहीं से कहीं तक भी भ्रमण करने की क्षमता रखने वाला यह मस्तिष्क जब गलत ही सोचने लगता है तब सामने वाले की अच्छाई भी दोष ही दिखती है। यही हाल कुछ रुचि का भी है। रात का सारा हाल नजरों के सामने घूम रहा है। शब्द क्रमवार कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। सौरभ, माँ से कुछ बात हुई क्या कपड़ों को लेकर? ओ, आते ही कान भर दिए। जानती थी यही होने वाला है। मुझ में ही सारी कमियां हैं, मुझ में ही खोट है। मुझसे थोड़ी पूछेंगे, जो माँ ने कह दिया बस वही सही है। तुम जैसे आदमी को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। किसने हक दिया तुमको किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का? तुमको पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए थी। रुचि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दिन में हुई लड़ाई का सारा गुबार पति के आते ही निकाल दिया। सौरभ पूछ ही तो रहा था, और यह हर समय नौकरानी की रट क्यों लगाए रहती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई? थोड़े हालात की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहना जिंदगी बर्बाद होना नहीं होता। रुचि, शादी ना हुई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। पहली रात से एक ही शब्द कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये मत करो, वो मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्या सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को मैं ही रह गई हूँ? तुमने कहा अभी आरोही की शादी तक बच्चा नहीं करेंगे, मैं मान गई। तुमने कहा हनीमून पर जाने की अभी गुंजाइश नहीं, मैं मान गई। तुमने कहा छोटा सा ही घर तो है, काम वाली रखने की क्या ज़रूरत है, मैं मान गई। अकेले तुम्हारे साथ घूमने फिरने, फिल्म देखने के लिए तुमने कहा आरोही को साथ ले चलेंगे, नहीं तो उसको बुरा लगेगा, मैं मान गई। तनख्वाह लाकर माँ को दोगे, वो भी मैं मान गई। अब कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? दम घुटने लगा है कॉम्प्रोमाइज़ करते करते। रोजाना सबके कपड़े मैं ही धोती हूँ। गलती से एक साड़ी उनकी रह गई तो लगी मुझे बात सुनाने। हर बात में जली कटी सुनाने लगती है, कभी खाने में, कभी सफाई में, कभी मुझ में तो कभी घर वालों में। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? न जाने क्या देखा पापा मम्मी ने तुम में या इस घर में। शादी से पहले कितना कुछ नहीं सोचा था, सब बर्बाद ही तो हुआ। इसको जिंदगी बर्बाद होना नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? सौरभ, दिन भर ऑफिस में झकझक, घर आओ तो यहाँ भी झकझक। जानती भी हो किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ मैं। कितना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तुम्हारा क्या है, घर में पड़े रहो, फरमाइश करती रहो, पूरी करने का कोई नाम नहीं होता, और जो पूरी ना हो उसका ताना सुनो। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कंपनी बंद होने वाली है, उस पर घर का खर्च, आरोही की फीस, पढ़ाई, मेरा आना जाना, मैं ही जानता हूँ क्या कुछ नहीं गुजर रही मुझ पर। ऐसे में घर आकर रोजाना झगड़े सुलझाओ। रुचि, सैलरी नहीं मिल रही, नौकरी जाने वाली है तो दूसरी ढूंढो। कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है तो सभी करें, अकेले मैं ही क्यों? वो महारानी कब तक पढ़ेगी? उसकी पढ़ाई है कि पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। क्यों नहीं कहीं नौकरी कर लेती? मेरी लगी लगाई नौकरी तुम्हारी माँ ने छुड़वा दी तो दोबारा करने क्यों नहीं देती? बहू नौकरी पर जाएगी तो घर के कपड़े कौन धोएगा? यही सोचती होगी। तुम्हारे अकेले की ही जिम्मेदारी है क्या सब? तुमसे बड़े भी तो 2 हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या वो उनकी माँ नहीं? क्या वो उनकी छोटी बहन नहीं? मज़े से रहते हैं, कभी मुंह उठाकर देखते तक नहीं। कोई कैसे जी रहा है, इसलिए ना कि कहीं कोई कुछ मांग ना ले, जिम्मेदारी के दर्शन ना करवा दे।
सौरभ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे नौकरी पेड़ पर लटकी हो। एक छोड़ो दूसरी तोड़ लो। आरोही का मन है पढ़ने का, पढ़ाऊंगा। जब तक वो पढ़ना चाहे पढ़ाऊंगा। रही बात नौकरी की, तो माँ ने मना किया है। क्या सोचती हो तुम? क्या उन दोनों की तरह मुझे भी माँ और आरोही को छोड़ देना चाहिए? अलग घर बसाकर उनके उनके हाल पर छोड़कर, जैसे तुम कहती हो वैसे ही जिंदगी जीनी चाहिए। यदि ऐसा है तो कान खोलकर सुन लो, ऐसा नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं तुम मेरे साथ हो या नहीं। रुचि, परवाह नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या छोड़ोगे मुझे? तुम जैसे आदमी के संग मैं खुद ही नहीं रहना चाहती। चली जाऊंगी कल ही, रहना तुम तीनों मजे से। रात के हर एक वाक्य ने एक बार फिर रुचि के मन को भर दिया। उसने फोन उठाया और अपनी माँ को फोन लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही, माँ की आवाज़ सुनते ही रोना आ गया। क्या हुआ रुचि, सब ठीक तो है? अपने आप को संभाल कर रुचि ने भरे ऊंचे गले से कहा, बस और सहन नहीं होता मम्मी। अब मैं इस आदमी संग एक पल नहीं रह सकती। अभी निकल पड़ो, मैं सामान पैक कर तैयार रहूंगी। क्या बात हुई? छोटे मोटे झगड़े मियाँ बीबी में होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़ दो। माँ ने समझाते हुए कहा, मम्मी, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो उनके परिवार वाले हैं। तुम भी साथ नहीं दोगी तो मेरे पास फंदा लगाने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। रुचि के अंतिम शब्दों ने माँ के दिल को झकझोर दिया। हड़बड़ाते हुए बोली, कोई गलत कदम मत उठाना, हम आ रहे हैं। फ़ोन रख, हम चलने की तैयारी करते हैं। रुचि ने फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर पटक दिया। मन ही मन बड़बड़ाने लगी, यही तो सोचते होंगे कहाँ जाएगी। धमकी देते हैं चली जाऊंगी तब समझ में आएगी। दोनों हाथों से आंखों को मल ही रही थी कि तभी सास सावित्री ने आवाज़ लगाई, रुचि, रुचि, क्या कर रही हो? सुबह से रात के बर्तन पड़े हैं, कब धोएगी? लगाती रहो आवाज़, करो खुद ही। सास ना हुई मेरी मालकिन हो गई। अब देखूंगी कौन करने आएगा काम। रुचि गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाई। सास सावित्री दरवाजा खोल अंदर गई। देखा बहू अभी यूं ही पड़ी है, माथा सूना है, बाल बिखरे, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, आंखें सूजी हुई है। देखते ही सब समझ गई। सास को अंदर आता देख रुचि बिस्तर पर बैठ गई। बोलना तो चाहती थी, शायद चुप रहने के संस्कार साथ लाई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। सास सावित्री पास बैठते हुए सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? रुचि अपने गुस्से को समझती है, तभी कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। गर्दन झुकाए शांत बैठी रही। सास ने बड़े ही प्यार से ठोड़ी को ऊपर उठाकर नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, नाराज है मेरी कल की बात से? रुचि ने सास की आंखों से एक पल के लिए झांका। वो मुस्कुराते हुए उसको ही देख रही थी। रुचि ने ठोड़ी पकड़े हाथ को झटक दिया, गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। सावित्री, ओह, तो यही बात है। अरे मैं तो हूं ही चिड़चिड़ी, मेरी बात का बुरा न माना कर। रुचि ने अभी तक अपनी गर्दन ही घुमाई हुई थी, अब पूरी की पूरी घूमकर बैठ गई। सास सावित्री ने लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मालूम है मेरा स्वभाव सदा से ऐसा नहीं था। अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ अपने को बदलने की, लेकिन समय ने ऐसा बना दिया। बचपन में मैं बहुत चुलबुली हंसमुख हुआ करती थी, ढेरों अरमान सजाए। पति के उस एक कमरे के मकान में आई, घर में कदम रखते ही अरमानों ने फांसी लगा ली। घर में एक ही कमरा और रहने वाले 6, मेरे सास ससुर, तेरे ससुर, मैं और मेरी 2 ननंद। इनकी नई नई नौकरी थी तो रात में आने में बहुत बार देर हो जाती। ऐसे में बचा कर रखा हुआ खाना देते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती। मैं पढ़ी लिखी थी, घर की आर्थिक मंदी को समझते हुए मैं इनसे नौकरी करने की बात कहती तो ये मेरे को बड़े गर्व से कहते, अभी मरा थोड़े ही हूँ, शादी की है, 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता हूँ। बड़ा गर्व महसूस कराते हैं ना ये शब्द, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं। दोनों बहनें जवान बैठी देख कौन भाई खुश रहता, मैं समझती थी, लेकिन इनकी हट के आगे मेरी एक न चली। समय बड़ी तेजी से भागकर अपना कमाल दिखाता है। बड़ी बहन घर छोड़कर किसी के संग बिन बताए ही भाग गई। दूसरी ने घर में तांडव मचाया हुआ था। यह सब मेरे सास ससुर सहन ना कर सके और बारी बारी से वो भी चल दिए। करज ले छोटी बहन की शादी कराकर
उसे विदा किया तो बड़ी ननंद जो भाग गई थी, अपने पति से लड़ झगड़ कर कभी लौट कर न जाने की कसम खाकर वापस आ गई। तब तक मेरी गोद में ध्रुव और आदेश आ गए थे। गृहस्थी बढ़ रही थी पर घर छोटा पड़ रहा था। बड़े समझदार लोगों की और बात होती है और छोटे बच्चों की और बच्चे कुछ थोड़े ही समझते हैं। जब तेरा पति कोख में था और मेरा पूरा समय चल रहा था, तब इनका फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया। फैक्ट्री वालों ने जान की कीमत सिर्फ चंद रुपयों में लगा दी। कहने को रकम मोटी थी, लेकिन क्या रुपयों से किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है? सावित्री बोलते हुए चुप हो गई थी। रुचि पलटकर सास की झुकी हुई नज़रों से बहते आंसुओं को देखकर सिर्फ हमदर्दी भरा हाथ कंधे पर रख सकी। सावित्री ने रुचि के हाथ पर हाथ रखते हुए आगे कहना शुरू किया, जो पति हमेशा कहता था अभी मरा नहीं हूँ जो तू नौकरी करे, अब मर चुका था। उनके बाद ये जाना वो ऐसा क्यों कहते थे। समय के साथ बेशक बदलाव आए हों, लड़कियां और औरतें बेशक घर से बाहर निकलकर नौकरी करने लगी हो, लेकिन पुरुषों की छोटी सोच वहीं की वहीं है। एक विधवा औरत, वो भी नौकरी करती हो, परेशान है, दुखी है, मजबूर है, यही सोचकर हमेशा दया भाव से नहीं तो किसी और भाव से ही देखते। कोई यह नहीं सोचता इसको बढ़ने का मौका मिले, स्त्री पुरुष में भेद न करते हुए सम्मान सम्मान मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे तैसे बड़े बेटे की नौकरी तक नौकरी की। जब वो कमाने लगा तो उसकी शादी की। बहू और बेटे को अपनी कमाई को बांटना सही नहीं लगा, सो वो अलग हो गए। मंझला बड़े बेटे के नक्शे कदम पर शादी से पहले ही अलग हो गया। खुद से ही शादी कर संदेश तक भेजना सही नहीं समझा। सौरव को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अच्छा काम मिल गया, पुराने घर को बेच ये 2 कमरों का घर ले लिया। अब वो आरोही को खूब पढ़ाना चाहता है। मैंने कितनी ही बार उसको समझाया, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। जानती हूँ मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी छोटी बात भी सहन नहीं होती, मन कच्चा सा होता जा रहा है। जानती हूँ इसी स्वभाव के कारण वो दोनों घर छोड़ गए। इसी स्वभाव के कारण सौरव भी परेशान रहता है। पहले मेरे हाथ में पैसे देता था तो शायद तुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब 3 महीने से नहीं देता। आरोही के हाथ पीले हो जाएं तो मुझे हरिद्वार छोड़ आना, लेकिन अब सह नहीं सकूंगी जो तुम दोनों भी मुझे छोड़ गए। रुचि का मन पहले ही उखड़ा था। एक दर्द भरी दास्तां सुन सास के गले लग बिलक पड़ी। सास सावित्री ने चुप कराते हुए बालों में हाथ फेरा। ऐसे बच्चों के जैसे क्यों रोती है? चल हट पगली। जानती हूँ कल की बात पर सौरव से कहाँ सुनी होगी, मन भारी होगा। ये सब तो चलता ही रहता है और ऐसे ही चलता भी रहेगा। सब दिन एक जैसे नहीं होते, बुरे दिन हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैंने आस नहीं छोड़ी और ना ही मरते दम तक छोड़ूंगी। देख याद रख इस बुढ़िया की बात को। अब चल खड़ी हो, कंघी कर, बिहाता माथा सूना नहीं रखती। बर्तन पड़े हैं मांज दे, और हाँ, शाम को कुछ अच्छा सा पकाना। आज सुबह खाली पेट ही भेज दिया था सौरव को तूने। सावित्री के अंतिम शब्दों में थोड़ा कड़कपन आ गया था। सावित्री उठकर बाहर निकल आई। रुचि कुछ देर बिस्तर पर ही बैठी सब मनन करती रही। फिर उठकर आईने के सामने आकर बाल बनाने लगी। बाल बनाते हुए बिजली के तरह कड़कड़ाते हुए मन में सवाल पैदा हुआ। इनके आने से पहले ही ससुर जी चले गए। तब आरोही दरवाज़ा खोल दूसरे कमरे में सास के नज़दीक पहुंचकर बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? वो मंदिर के सामने बैठी हुई रुई की बत्तियां बना रही थी। मुझे इस तरह देख मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ आरोही के बारे में पूछने आई है। हमारे ऑफिस के पीछे एक बड़ा सा प्लाट था जहाँ लोग अपना कूड़ा करकट फेंकते थे। उस समय दूध पीती बच्ची को कोई कूड़ा समझ फेंक गया था। लड़की कोई कूड़ा थोड़े ही होती है, मुझे मालूम हुआ तो मैं ले आई। देख इन चारों को यह सब नहीं मालूम। कभी अपने मुंह से जिक्र मत करना। मैंने कभी नहीं समझा, वो मेरी कोख से नहीं। तू भी मत समझना। एक पल को झटका सा लगा, लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी उदारता देख खुद को रोक ना सकी। झुककर पैर छू लिए। अभी तक तेरे बाल भी नहीं बने। न जाने क्या होगा आजकल की लड़कियों का, सजने संवारने में भी घंटों लगते हैं। चल झटपट तैयार हो, काम में लग, कितना काम पड़ा है। उन्होंने डांटते हुए कहा,
लेकिन आज इस डांट में भी रुचि को गुस्सा नहीं प्यार बरसता नजर आ रहा है। रुचि अपने कमरे में जाने को मुड़ी तो सास सावित्री फिर बोली, आलू में मिट्टी भी लगी हो तो उसको फेंकते नहीं बल्कि धोकर पकाकर स्वादिष्ट बनाने के हुनर को ही कुशल गृहिणी कहते हैं। एक पल लगा उनकी बात समझने में। शायद यही पूरे जीवन का सार है जो उसे कभी अपनी माँ से नहीं मिला और आज कितने सहज रूप से ही सास ने समझा दिया। रुचि में न जाने कैसी फुर्ती आ गई। आज सारे काम करने के बावजूद उसको थकान तक नहीं चढ़ी। दिन ढलते ही आरोही आई तो उसको देखकर चौंकते हुए बोली, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, इतना पसीना कैसे आ रहा है? पंखे का स्विच ऑन करते हुए कहा, भाभी वो मैं वो। रुचि के इस तरह पूछने से वह थोड़ा घबरा गई। वो क्या लगाई है, साफ साफ बोल। रुचि ने इस बार थोड़ा गुस्सा दिखाया। भाभी वो पैदल आती हूँ तो। आरोही की बात बीच में ही काटते हुए, पैदल क्यों आती है? तेरे भैया ने पैसे नहीं दिए क्या आने जाने को? भाभी दिए थे, उन पैसों की मैं किताब ले आई। आरोही की नजर झुकी हुई थी। किताब ले आई तो और मांग लेती। आरोही ने नजर उठाकर भाभी की आंखों में देखा, जैसे उनकी नजर अपने भैया की कम सैलरी का बखान कर लाचारी दिखा रही हो। रुचि ने अपना छोटा सा पर्स निकाला और कड़कते हुए 500 के नोट निकालकर आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पगली कहीं की, अब से ऐसा किया तो मार खाएगी मुझसे। अपने भैया से कहते भी तेरे को शर्म लगती है? तो क्या तेरी बड़ी बहन जैसी भाभी मर गई है? सब ठीक होगा, तू पैसे वैसों की चिंता ना किया कर, पढ़ाई में मन लगा। आरोही भाभी का बदला रूप देख भाभी रुचि से लिपट गई। सावित्री कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, देख आरोही, मैं ना कहती थी अच्छे दिन जरूर आएंगे, परिवार में प्रेम और खुशियां आ जाए, वही तो अच्छे दिन हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सौरव के आने का समय हो गया है। यही सोचते हुए रुचि ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। सामने फौज को देख पैरों तले जमीन ही निकल गई। कलेजे की धड़कन ऐसे बढ़ी जैसे वो छाती से बाहर निकलने की तैयारी में हो। काम के चक्कर में वो भूल ही गई थी मम्मी से उसने रोते हुए कैसे अपशब्द कहे थे, और वो भी है कि पूरे परिवार संग धावा बोलने आ गए। शरीर के साथ दिमाग भी ठंडा पड़ गया। पूरी दुनिया में इस समय वो इकलौती लड़की होगी जो अपने परिवार को देख खुश नहीं, दुख महसूस कर रही होगी। पीछे से सास ने पुकारा, ऐसे ही बुत बनी खड़ी रहेगी या अंदर आने को भी कहेगी? बोल तो शायद हलक में किसी ने जकड़ लिए थे। दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, कहीं ये सब कोई बवाल ना खड़ा कर दे, खरी खोटी सुनाकर सही होते परिवार को बिगाड़ ना दे। सबके सामने खुलकर कह भी तो नहीं सकती। शायद चेहरे के भाव सब कुछ कह डालते हैं, वो भी उस बेटी के भाव जो उनके घर में 22 बरस रही हो। दरवाजे पर उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे, लेकिन अंदर आकर बैठते हुए उनके चेहरे पर हंसी बिखर गई। सास सभी के साथ बैठी बातें करने लगी और मम्मी मेरा बाजू पकड़ कमरे में लाते हुए बोली, अब सब ठीक है ना? उनके चेहरे पर संशय के भाव थे। कहीं कोई मजबूरी तो तुझे यहाँ रुकने को नहीं कह रही? सब ठीक है मम्मी, मालूम तो है आपको, जब गुस्सा आता है पगला जाती हूँ। कितना लड़ती थी आपसे, बस ऐसे ही यहाँ भी लड़ती रहती हूँ। जब कभी वो घर नहीं छोड़ा तो ये घर कैसे छोड़ दूँ? रुचि ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी मैं भी सास हूँ, आए दिन तेरी भाभी से खटपट चलती ही रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी उसने इस तरह के विचार मन में लाए हो। समझाऊंगी तेरी सास को, मम्मी ने थोड़े गुस्से में कहा। माँ, मेरी सास जैसी सास शायद ही दुनिया में कोई हो। शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसको अपनी माँ से भी बढ़कर सासू माँ के लिए इज्जत है। आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, जानती तो हो आप मुझे, मैं ही पगली हूँ। यह सब मेरे घर की बातें हैं, मैं सुलझा लूंगी, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। रुचि ने बड़े विनम्र भाव से कहा। मम्मी ने सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, बड़ी सयानी हो गई मेरी बिटिया, अब जल्दी से खुशखबरी भी सुना दे, कब तक इंतजार कराएगी? आरोही की शादी के बाद रुचि ने शर्माते हुए कहा। आओ भगत, खाना पीना सब हुआ। रुचि की कही बात का जिक्र तक किसी के सामने नहीं हुआ। सौरभ भी सबको विदा कर कमरे में आते हुए बोला, तुमने बुलाया था ना, तो गई क्यों नहीं? सौरभ के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था,
जाऊंगी क्यों, ब्याह के लाई हो, तुम्हारी पत्नी हूँ। अंत समय तक जैसे रखोगे रहूंगी। शायद जीवन संगनी पत्नी का अर्थ तो सही यही होता है। हाँ, कभी कभी गुस्से में मुंह से निकल ही जाती है ऊटपटांग बातें। तुमने भी तो बोली थी। सौरभ, मैंने क्या बोला था, बताना जरा। रुचि, तुम्हें तो लड़ना भी अच्छे से नहीं आता, और जो चीज़ अच्छे से करनी आती है वो तो करते नहीं। सौरभ, ओह, तो मैं भी तो जानूं क्या है वो चीज़। रुचि ने गले में बाहों का हाथ डालते हुए कान के नज़दीक आकर कहा, प्यार। सौरभ ने गले से लगा लिया। रुचि ने धकेल कर कहा, रुको ज़रा, क्या हुआ। रुचि ने अलमारी से निकाल कर अपने गहने रखते हुए कहा, इनको बेच देना, आरोही की फीस चली जाएगी और घर का खर्च भी निकल जाएगा। हाँ, माँ जी को मत कहना, नौकरी जाने वाली बात बेवजह परेशान होगी। अपनी पत्नी का बदला रूप देख सौरभ चकित था। मुस्कुराते हुए बोला, अब इसकी ज़रूरत नहीं। आज पेड़ पर लगी दूसरी नौकरी तोड़ लाया हूँ, कल से ज्वाइन करनी है। इन्होंने भी 3 महीने का हिसाब कर दिया है। जेब से पैसे निकाल कर देते हुए कहा, मुझे क्यों दे रहे हो, मम्मी जी को ही देना, वही ठीक से घर चला पाती है, मैं तो उड़ा दूंगी झट से। रुचि ने मुस्कुराकर पैसे लौटाते हुए कहा, सौरभ, सच में तुम्हें नहीं चाहिए, फिर मत कहना एक थैला हाथ पर नहीं रखते। तुम तो मुझे बस अपना प्यार देते रहो और कुछ नहीं चाहिए। रुचि ने नजदीक आते हुए प्रेम भरे शब्दों में कहा, सौरभ, सही ही कहते हैं लोग, स्त्री को समझना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। रुचि ने सौरभ को धकेल दिया। प्यार से गालों को सहलाते हुए बोली, जब भगवान शंकर पार्वती जी को नहीं समझ सके, तुम तो फिर भी मेरे सौरभ हो। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।